हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे हिस्ट्री चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं जो देखने में थोड़ा हैवी लगता है लेकिन असल में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक सीनियर ट्यूटर और दोस्त की तरह मैं इस पूरी कहानी को आपके लिए एकदम आसान सिंपल हिंदी में ब्रेक डाउन करूंगा ताकि एग्जाम में आप इसके आंसर्स एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस सेशन का हमारा ये एजेंडा आपके रिवीजन के लिए एक गजब के रोड मैप की तरह काम करेगा। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि ये पूरा चैप्टर ना 2 ट्रैक्स पर चलता है। पहला है स्टोरी लाइन ट्रैक, यानी क्रोनोलॉजिकल कहानी कि कब क्या और कैसे हुआ, और दूसरा है आइडियोलॉजी ट्रैक, यानी उस वक्त यूरोप के अलग अलग क्लास के लोगों की सोच कैसे बदल रही थी। हम इन दोनों को एकदम साथ लेकर चलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की, जिसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की आग लगा दी, और वो था 1789 का फ्रांस। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये हमारी कहानी का मेन स्टोरी लाइन ट्रैक है। इसे समझ लिया तो आधा चैप्टर वैसे ही क्लियर हो जाएगा। 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारी कहानी शुरू होती है। फिर 1804 में नेपोलियन की धांसू एंट्री होती है। 1815 में नेपोलियन को हरा दिया जाता है और फिर 1848 आते आते यूरोप में रेवोल्यूशंस यानी क्रांतियां अपने एकदम पीक पर पहुंच जाती हैं। ये 4 डेट्स आपके दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए। अब सोचो यार, आपने क्रांति करके राजा को तो हटा दिया, लेकिन एक बिखरी हुई भीड़ को एक यूनाइटेड नेशन कैसे बनाओगे? फ्रांस के लोगों ने इसके लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट स्टेप्स लिए। उन्होंने ला पात्री यानी फादरलैंड और लेस सिटोयन यानी सिटीजन का आइडिया प्रमोट किया ताकि सब में बराबरी की फीलिंग आए। पुराना राजशाही झंडा हटाकर नया ट्राइकलर फ्लैग ले आए, और सबसे बड़ी बात, एक कॉमन लैंग्वेज यानी फ्रेंच को प्रमोट किया। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं तरीकों से फ्रांस में कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1804 में जब नेपोलियन आया तो उसने क्या किया। नेपोलियन ने अपने सिविल कोड के थ्रू सिस्टम को काफी मॉडर्नाइज कर दिया। उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे फायदे या प्रिविलेजेस खत्म कर दिए और सबको कानून के सामने बराबर कर दिया। किसानों को पुराने सामंतवादी सिस्टम से आजाद कर दिया। सुनने में सब बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन कैच ये था कि उसने मॉडर्न चीजें तो दी पर लोगों की पॉलिटिकल आजादी पूरी तरह छीन ली। आर्मी में जबरदस्ती भर्तियां की और स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी। इसीलिए नेपोलियन को लेकर वहां के सिटीजन्स के मन में बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी। अब हम अपनी कहानी के दूसरे ट्रैक पर शिफ्ट होते हैं, आइडियोलॉजी ट्रैक। देखते हैं कि इस समय सोसाइटी के अलग अलग हिस्से आखिर सोच क्या रहे थे। मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूं, ये नेशन स्टेट या राष्ट्रवाद का आइडिया आखिर आया कहां से? क्योंकि उस वक्त यूरोप में कोई आज जैसे डिफाइंड देश तो थे नहीं, बस अलग अलग राजाओं के बड़े बड़े एम्पायर्स थे। तो ये नेशन वाली सोच शुरू कहां से हुई? हुआ ये कि उस वक्त समाज में एक बहुत ही गजब का टकराव चल रहा था। एक तरफ थे एरिस्टोक्रेट्स, यानी पुराने राजघरानों के अमीर लोग। ये लोग फ्रेंच बोलते थे, आपस में ही शादियां करते थे और चाहते थे कि बस पुराना राजपाट ऐसे ही चलता रहे। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इमर्ज हुई एक नई मिडिल क्लास। ये वो लोग थे जिन्होंने बिजनेस और ट्रेड करके पैसा कमाया था। ये पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स थे, और इसी नई एजुकेटेड क्लास ने पुराने सिस्टम और राजाओं के प्रिविलेजेस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और इसी मिडिल क्लास के बीच से निकली लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। लिबरल शब्द ना लैटिन भाषा की लिबर से आया है, जिसका मतलब ही होता है फ्री यानी आजाद। ये लोग चाहते थे कि सरकार उनकी मर्जी से बने, हर इंसान आजाद हो और मार्केट भी पूरी तरह फ्री हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 1834 का ज़ोलवेरन कस्टम यूनियन। सोचिए, इसने ट्रेडर्स की मदद के लिए 30 अलग अलग करेंसियों को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया था। बिजनेस के लिए यह सच में एक गेम चेंजर था। लेकिन यार, पुरानी पावर इतनी आसानी से कहां हार मानती है। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है। इसे याद रखने का एक सिंपल शॉर्टकट बताऊं, PRAB, यानी पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इन सुपर पावर्स ने मिलकर नेपोलियन को हराया और ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक की लीडरशिप में कंजर्वेटिज्म को वापस ला खड़ा किया। इनका गोल एकदम क्लियर था, नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए हैं उन्हें पलटो और वापस पुराने राजाओं को गद्दी पर बिठाओ। उन्होंने इन नए लिबरल आइडियाज को कुचलने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट सेंसरशिप भी लगा दी। अब आप ही बताओ, जब इतना ज्यादा कंट्रोल और सेंसरशिप होगा तो लोग चुप तो बैठेंगे नहीं। यहीं से जन्म होता है रेवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारियों का। इनमें एक बहुत बड़ा नाम था ग्यूसेप मेज़ीनी। मेज़ीनी ने कंजर्वेटिव राजाओं से लड़ने के लिए यंग इटली और यंग यूरोप जैसी अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। ड्यूक मेटरनिक तो मेज़ीनी से इतना चिढ़ता था कि उसने यहां तक कह दिया था कि मेज़ीनी हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। चलिए अब हम वापस अपनी टाइमलाइन की कहानी पर आते हैं।
हम एंटर कर रहे हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस में, यानी 1830 से 1848 का वो दौर जहां परेशान जनता फाइनली राजाओं पर पलटवार करती है। इस दौर को समझने के लिए ड्यूक मैटरनिक का ये फेमस कोट देखिए, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका सिंपल हिंदी में मतलब है कि यार जब फ्रांस को छींक भी आती है ना, तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि फ्रांस में क्रांति की जो भी छोटी सी लहर उठती थी, उसका सीधा और बहुत बड़ा असर पूरे यूरोप की जनता पर पड़ता था। और फ्रांस ने सच में छींका। मैं आपको एक क्विक रिकैप देता हूं। जुलाई 1830 में फ्रांस ने दोबारा गद्दी पर बैठे राजाओं को उखाड़ फेंका और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आए। इसे देखकर बेल्जियम में भी हिम्मत आ गई और उसने खुद को नीदरलैंड से आज़ाद कर लिया। फिर 1832 में ग्रीस ने लंबी लड़ाई के बाद ऑटोमन एम्पायर से अपनी आज़ादी छीन ली और 1848 आते आते जब फ्रांस में भुखमरी और गरीबी बहुत बढ़ गई तो जनता ने पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया और फ्रांस फाइनली एक रिपब्लिक बन गया। इसी बीच ना यूरोप में एक और बहुत दिलचस्प चीज़ हो रही थी जिसे हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि राष्ट्रवाद सिर्फ तलवारों और जंग के मैदान से नहीं बनता, बल्कि गानों, कहानियों, पोएट्री और हमारी शेयर्ड लैंग्वेज से भी बनता है। पोलैंड का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब रशिया ने पोलैंड पर कब्जा किया और वहाँ रशियन भाषा थोपने की कोशिश की, तो पोलैंड के लोगों ने अपनी पोलिश भाषा और अपने म्यूजिक को ही रशियन रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस का एक हथियार बना लिया। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हम बात करेंगे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की, जहां राजाओं को खुद ये समझ आ गया कि अगर हमने खुद नेशन स्टेट नहीं बनाया तो जनता हमें कुर्सी से हटाकर अपना राष्ट्र बना लेगी। जर्मनी का यूनिफिकेशन एकदम मिलिट्री मास्टर क्लास है। प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने इस पूरे प्रोसेस की कमान अपने हाथ में ली। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत क्रूशल है, इसे याद रखिएगा। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ 7 सालों के अंदर 3 बड़े युद्ध लड़े और शानदार जीत हासिल की। फाइनली जनवरी 1871 में प्रशिया के किंग विलियम फर्स्ट को पूरे यूनाइटेड जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। इटली की कहानी थोड़े बिखरे हुए पजल की तरह थी। उसे जोड़ने के लिए ना चीफ मिनिस्टर कैवूर का दिमाग और गैरिबाल्डी की ताकत दोनों काम आई। कैवूर ने अपनी गजब की डिप्लोमेसी से फ्रांस की मदद ली और नॉर्थ में ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और दूसरी तरफ गैरिबाल्डी ने किसानों की अपनी आर्मी बनाकर साउथ को जीत लिया। 1861 में इन सारे टुकड़ों को जोड़कर फाइनली इटली बना और विक्टर इमानुएल II को यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया गया। लेकिन यार, ब्रिटेन का केस थोड़ा हटके है। मतलब इसे स्ट्रेंज केस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई अचानक हुई क्रांति या खून खराबा नहीं हुआ था। इंग्लिश पार्लियामेंट ने बहुत पहले 1688 में ही राजा से पावर अपने हाथ में ले ली थी। उसके बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत के दम पर 1707 में स्कॉटलैंड को और 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया। उन्होंने अपना ब्रिटिश झंडा, अपना नेशनल एंथम और इंग्लिश भाषा सब पर पूरी तरह से थोप दी। अब एक प्रैक्टिकल सवाल सोचिए, जब ये बड़े बड़े देश बन गए तो आम लोगों के दिल में उस देश के लिए प्यार और कनेक्शन कैसे जगाया जाए? इसका जवाब था देश को एक चेहरा देके। जैसे हमारे यहाँ भारत माता का कंसेप्ट है ना, जिसे देखकर हम इमोशनल फील करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वहाँ भी नेशंस को विजुअलाइज किया गया। इन प्रतीकों को ध्यान से देख लीजिए, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रांस ने अपनी आइडेंटिटी को मारियान का रूप दिया, जिसकी रेड कैप और ट्राई कलर आज़ादी को दर्शाते थे। और जर्मनी ने जर्मेनिया को चुना, जिसने ओक की पत्तियों का क्राउन पहना हुआ था, जो हीरोइज्म यानी हिम्मत की निशानी है। और हाँ, टूटी हुई जंजीरों का मतलब था आज़ादी। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और थोड़े डार्क हिस्से पर। क्या होता है जब अपने देश से प्यार करने की अच्छी भावना दूसरे देशों पर कब्जा करने की खतरनाक भूख में बदल जाती है? ये कहानी है बाल्कन्स की। बाल्कन रीजन उस वक्त एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह था। जैसे जैसे वहां ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ रहा था, यहाँ के छोटे छोटे देश आज़ाद हो रहे थे। लेकिन यूरोप की जो बड़ी सुपर पावर्स थीं, वो एक दूसरे से इतनी जलती थीं कि हर कोई इस रीजन पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। राष्ट्रवाद अब इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद बन चुका था, जहां ताकतवर देश कमजोरों को दबा रहे थे। और इसी भयानक कंपटीशन और लालच ने दुनिया को सीधे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया। तो सोचिए, जो राष्ट्रवाद लोगों को आज़ाद करने और जोड़ने के लिए शुरू हुआ था, उसी ने दुनिया को पहले विश्व युद्ध की तबाही में कैसे पहुंचा दिया? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।